Hello everybody. So today we are going to discuss ninth class chapter political chapter working of institutions. So in the last video हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट आर हैविंग टू हाउसेस, दो हाउस हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इनके क्या है लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग के जरिए लोग उनको वोट देते हैं और जो मेंबर जेतु होते हैं उनको लोकसभा के मेंबर माना जाता है। सो इनकी जो टर्म है वो 5 इयर्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सारे के सारे मिनिस्टर जो हैं वो सारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इट इज़ मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा। ओके, सो इसको लोअर चैम्बर भी कहा जाता है जो या फिर लोअर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी राज्यसभा। ये हाउस जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कौन इलेक्ट करता है इसको? मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, फिर वही मेंबर आगे जाके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इनकी जो टर्म है वो 6 इयर्स होती है। ये एक परमानेंट बॉडी है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 2 इयर्स के बाद, सॉरी हर साल नहीं, 2 इयर्स के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इसलिए जो सारे मेंबर्स हैं उनकी टर्न हर 6 इयर्स के बाद हर एक के मेंबर की टर्न आती है और वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है और उनकी जगह पे नए मेंबर्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसके जो मेंबर हैं उनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। किन लोगों को नॉमिनेट करता है? जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में या फिर साइंस के विषय में या लिटरेचर में या फिर कोई सोशल सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम जो लोग करते हैं, जो अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे लोगों में से वो 12 मेंबर्स इसके लिए नॉमिनेट करता है। ठीक है, इसके टोटल 250 मेंबर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट होता है जो हमारी कंट्री का, वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ओके, तो हम इन दोनों की कुछ पावर्स का कंपैरिजन करते हैं कि कौन इनमें से ज़्यादा पावरफुल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दिए हैं ओवर द स्टेट्स के बारे में कुछ इनके पास अच्छी पावर्स हैं, लेकिन जो सारे के सारे मैटर्स हैं उनमें सारी शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं। ज़्यादा सुप्रीम पावर जो है वो लोकसभा है। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो साधारण लॉज बनते हैं, वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर दोनों हाउसेस में किसी भी लॉ को लेकर के, किसी बिल को लेकर के कोई डिफरेंस पाए जाते हैं, उनके व्यूज़ अलग अलग होते हैं उसके प्रति, तो फाइनल जो डिसीज़न है वो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उनका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। वहाँ पर डिस्कशन होती है। ठीक है, वो इकट्ठे बैठते हैं और वहाँ पर वोटिंग होती है और जिनके पास वोट्स ज़्यादा होती हैं उसी की बात मानी जाती है। तो वोट्स किसके पास ज़्यादा होंगी? ऑब्वियसली, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं। राज्यसभा के तो 250 मेंबर्स हैं, लेकिन लोकसभा के 552 मेंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली वोट्स किसके पास ज़्यादा होंगी? लोकसभा के पास। तो इस तरह इनडायरेक्ट वे से असल में जो बात मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? लोकसभा की। तो इस तरह लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल हाउस है। ओके, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स ऑल्सो। मनी का जो कोई भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई रुपये पैसे की बात आती है, वहाँ पर भी जो ज़्यादा पावर्स हैं वो लोकसभा के पास होती हैं। ठीक है, अगर एक बार लोकसभा कोई बजट या कोई मनी रिलेटेड कोई लॉ पास कर दे तो राज्यसभा उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है,
राज्यसभा अगर कर सकती है तो जस्ट ओनली 14 डेज़ के लिए उसको डिले कर सकती है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए लोकसभा को कुछ सजेशन दे सकती है, कुछ ऑर्डर नहीं दे सकती, जिसके लिए वो जो सजेशन देती है लोकसभा उसके लिए कोई भी बाइंड नहीं होती कि वो उनकी बात ज़रूर माने, उसके कहे अनुसार उसमें कुछ चेंजेस करे। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो उसकी सजेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये लोकसभा के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले भी मैंने बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर लोकसभा का ही कंट्रोल रहता है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज़ अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है? जो मेजॉरिटी मेंबर्स जिसके साथ होते हैं, जो मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर विनर होते हैं इलेक्शन के दौरान, तो वो अपने एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनते हैं। किस लीडर को? जिस लीडर के पास वोट्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मेंबर जिसके पक्ष में होते हैं, उसी को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ठीक है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से they have no confidence in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit। अगर लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी अविश्वास का मता, नो कॉन्फिडेंस मीन्स अविश्वास, ऐसा कोई मता पेश कर देते हैं उनके विपक्ष में, तो उस बात के लिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इनमें इंक्लूड होते हैं, तो इनको कलेक्टिवली सबको क्विट करना पड़ता है, सबको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, अपने पद से इनको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। राज्यसभा डज़ नॉट हैव दिस पावर, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, वो किसी के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो पास नहीं कर सकती। ये शक्ति जो है सिर्फ लोकसभा के पास ही होती है। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स के ऊपर, कि कितने ही लोग हैं ऐसे फंक्शनरीज हैं जो लोगों के बिहाफ पे कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं, लेकिन उनके पास सुप्रीम पावर नहीं होती। ठीक है। और ये जो फंक्शनरीज होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करने वाले। ठीक है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द execution of the policies of the government। Thus when we talk about the government we usually mean the executive। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं क्या करते हैं? वो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इंचार्ज होते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स असल में गवर्नमेंट है क्या? ये एग्जीक्यूटिव ही गवर्नमेंट है, क्योंकि जो सारा काम करने वाले हैं, जो फंक्शनरीज हैं, वो एग्जीक्यूटिव ही तो हैं, वही पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है। ओके। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो डेमोक्रेसी में ये 2 कैटेगरीज होती हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए इनको लोग इलेक्ट करते हैं, जो हमारे लोग हैं वो उनको वोट देके इलेक्ट करते हैं। ठीक है। उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। कौन से लोग आते हैं? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं। आपने देखा है कि हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पर भी बहुत सारी पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं, तो वो सारे लोगों जो बाकी के लोग होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं वैसा ही लोग मानते हैं।
ठीक है। तो उन पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, तो उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बातें आगे जो उनके मेंबर्स, चुने हुए मेंबर हैं, उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और वो फिर जो चुने हुए हमारे इलेक्ट किए हुए मेंबर्स होते हैं, वो आगे जाके अब हमारी बात जो है वो पार्लियामेंट में रखते हैं, गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो इस तरह लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। सो नेक्स्ट है जी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। The people in this category are appointed on a long term basis. This is called the permanent executive or civil services. सिविल सर्विसेज जो हैं, जो हमारे परमानेंट, जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जिनको रखा जाता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। ये इलेक्ट नहीं किए जाते, इनमें कोई वोटिंग नहीं होती, इनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इनको अपॉइंट किया जाता है। ये परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो गवर्नमेंट के कामों में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। पर्सन वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं, जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे कोई हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे ये डीसी जिसको हम बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर, है ना। तो ऐसे जो पर्सनस होते हैं, अलग अलग लेवल्स के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सिविल, इनको ही हम सिविल सर्विसेज का नाम देते हैं। ये जो सारी सर्विसेज हैं, और इन सर्विसेज के लिए काम करने वाले लोगों को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।